हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आपकी इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 10th NRB सेकेंड हिंदी लैंग्वेज द्वितीय भारतीय भाषा, जो बिहार के बोर्ड के बच्चों के लिए है। न्यू सिलेबस यानी पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में भी यही प्रारूप है, इसलिए मैं न्यू सिलेबस के रूप में लेकर आई हूँ। एग्जाम 2026 जिसका अनुमानित डेट 17 से 19 फरवरी होगा, क्योंकि नॉर्मली यही डेट आपके बोर्ड एग्जाम के होते हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है किसलय भाग 3, उसके जो की पॉइंट्स हैं, पूरी किताब का की पॉइंट्स मतलब मुख्य तथ्य, ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके जो मुख्य तथ्य हैं पूरी किताब के, वह मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉर्ट वीडियो में आपके पूरे किताब का की पॉइंट्स। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है पूरे किताब का की पॉइंट्स आज हमें देखने को मिल जाएगा। ये आपके द्वितीय हिंदी के लिए जो उर्दू के बच्चे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड, यही किताब यही पाठ्य पुस्तक आपके सिलेबस में है, जो पहले कक्षा 8 की मेन हिंदी की पुस्तक हुआ करती थी। अब वह बदल गई है, अब बसंत भाग 3 आ गया है, ठीक है, 2025 के सिलेबस में। तो ये 10th बोर्ड NRB यानी द्वितीय हिंदी के बच्चों के लिए 2025 के सिलेबस की यह किताब है। तो इसके जो प्रमुख चैप्टर हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसी का पूरा की पॉइंट्स आज हम देखेंगे। देखिए, यह पाठ सूची है आपके सिलेबस की। तू जिंदा है से लेकर आपका राह भटके हिरन की बच्चे को। इसमें कुछ पार्ट सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, आपको जानकारी के लिए हैं। तो आपके जो प्रश्न बनते हैं तो उस पूरी पुस्तक का परिचय आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तू जिंदा है से लेकर ये अंतिम का जो चैप्टर है उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। किसलय भाग 3 पहला चैप्टर तू जिंदा है तो, शंकर शैलेंद्र जी की यह कविता है। यह एक उत्साह भरने वाली कविता है। यह अतीत के दुख को भूलकर आशा और जीत की प्रेरणा देती है, ठीक है। और ये की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। आपको आपके जो पार्ट दिए हुए हैं आपके सिलेबस में उसको कंप्लीट आपको पढ़ना है, तभी आपकी तैयारी मजबूत होगी और हिंदी के विषय वस्तु पर आप सही रूप से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपके पाठ्य पुस्तक का ईदगाह, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। यह एक महत्वपूर्ण कहानी है और बहुत ही चर्चित कहानी है, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह बाल मनोविज्ञान की कहानी है। इसमें रमजान के मेले और एक बच्चे के का जो मतलब इसमें व्यवहार है अपने दादी के प्रति और जो आंतरिक सूझबूझ है, इसका परिचय इस कहानी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसके प्रमुख बिंदु जो हैं, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद मनाई जाती है? 30 रोजों के बाद। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। तो पहले आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि इसकी विषय वस्तु अच्छे से आपको जानकारी हो जाए, इसमें क्या चीज है और इसके जो मुख्य चीजें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं या फिर क्या कहते हैं लघुत्तरीय या दुर्गुत्तरीय प्रश्न में आएंगे, उसी के मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। हामिद की उम्र कितनी है? 4-5 साल की। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में दोहराया जाता है। हामिद के बाप की मौत कैसे हुई? हैजे से हुई। माँ की मौत पीलिया से हुई। अमीना कौन है इस कहानी में? हामिद की दादी है। हामिद के पास कितने पैसे हैं मेला देखने के लिए? 3 पैसे हैं। महमूद जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक, ठीक है।
मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? भिश्ती, कमर पर मशक रखे। नूर कौन सा खिलौना लेता है? ये सब पात्र हैं इस कहानी के। वकील, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन और हाथ में कानून की पोथी लिए। ठीक है। सम्मी ने खंजरी ली थी। तीसरा जो पाठ है वह है कर्मवीर, जो कि एक कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। आपको यह कविता शुरू से अंत तक देखनी है और उसका पूरा भावार्थ और प्रश्न उत्तर मैंने वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर किसलय भाग 3 पर क्लिक करें। आपको सारे वीडियोज एक साथ प्राप्त हो जाएंगे और सारे प्रश्न उत्तर भी प्राप्त हो जाएंगे। चौथा, बाल गोविंद भगत। यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? यह हिंदी साहित्य की एक विधा है, यानी अब हिंदी साहित्य को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, एकांकी, आत्मकथा, नहीं नाटक, उसी में रेखा चित्र एक विधा है जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ऐसा विवरण होता है, ऐसा शब्दों का विवरण होता है जैसे कि उसका रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, एकदम हूबहू। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत में कौन है? बाल गोविंद भगत एक चरित्र है जो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं, 60 के ऊपर के हैं। कबीर को यह साहब मानते थे। ठीक है। उसकी पूरी जो मतलब कि बहुत सुंदर जो अनुशासित दिनचर्या है, जो कि साधु ना होकर भी साधुओं सा व्यवहार करते हैं और हर तरह से परोपकारी हैं और दुनिया के आडंबरों से दूर हैं। इसी की चर्चा इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत के बारे में की गई है। 5वां पाठ है आपका हुंडरू का जलप्रपात, जो कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा लिखित है। यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है? यह भी हिंदी विधा का एक पाठ है। किसी यात्रा पर जब हम जाते हैं और उसको याद करते हुए जब हम कलमबद्ध उसे करते हैं, उसी यात्रा का वर्णन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत। छोटा नागपुर का झरना का वर्णन इसमें किया गया है। रांची से हुंडरू की दूरी 27 मील दूर है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है। स्वर्ण रेखा नदी जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का यह झरना है। ठीक है। झरना में 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। कितनी बार यह ऑब्जेक्टिव में दोहराया गया है। ठीक है। 6ठा पाठ है आपका बिहारी के दोहे। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी के कुछ दोहे इसके आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जो अपने आप में गागर में सागर के समान है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बिहारी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से एक किताब इनकी संकलित है, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों के माध्यम से इन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई जितने किसी और कवि ने नहीं, एक पुस्तक के माध्यम से। 7वां पाठ है ठेस फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह कहानी है, जिसमें प्रमुख पात्र जो सिरचन है उसकी मनोदशा का, उसके व्यवहार का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कहानी से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम आप इस कहानी को पढ़िएगा ताकि उसकी विषय वस्तु की पूरी जानकारी हो जाए। प्रमुख पॉइंट में यह प्रमुख पात्र इसमें सिरचन है। मिथिलांचल के लोक संस्कृति का वर्णन करती हुई यह कहानी है, बहुत ही सुंदर तरीके से। मानू छोटी बेटी है, इस कहानी की प्रमुख पात्र है। अन्य पात्र में बड़ी भाभी, मंझली भाभी, चाची, लेखक आदि का वर्णन प्राप्त होता है। सिरचन का जो व्यवहार है जिसे लोग कामचोर समझते हैं, लेकिन वह कितना सुंदर परिचय इस कहानी के माध्यम से देता है, जो जिससे बहुत प्रसन्नता होती है और हमारा मोह भंग होता है कि जिसे हम खुली आंखों से जैसा समझते हैं वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। उसके अंदर भी अंतर आत्मा होती है जो ही बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकती है। 8वां पाठ आपका बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित
यह प्रार्थना है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि उसके पंक्ति के माध्यम से उसके जितने भी विषय वस्तु है उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है। नमा पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, जो वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? नाटक का एक पाठ। यह भी हिंदी साहित्य की एक विधा है। यानी किसी नाटक को के एक अंक को जो प्रस्तुत किया जाता है एक सीन में, नहीं एक बार में, वही क्या कहलाता है? एकांकी, यानी एक अंक, एक भाग। ठीक है। इसमें किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके प्रमुख पात्र में अशोक, द्वारपाल, संवाददाता, सैनिक और राजकुमारी पद्मा है। बहुत ही सुंदर यह एकांकी है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें अशोक का शस्त्र त्याग, स्त्री के सामने जो उन्होंने कभी भी शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी, कसम ली थी, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। एक पहले के जमाने में जो शपथ ली जाती थी वह जन्म के अंत तक बहुत ही कड़ाई से उसका पालन करते थे। तो आज के संदर्भ में यह चीज बहुत ही शिक्षाप्रद है, प्रेरणादायक है कि अगर हम कुछ संकल्प ले तो उसको अंत तक मजबूती से निर्वाह करने की शक्ति हम में होनी चाहिए। ठीक है। 10वां पाठ है ईर्ष्या, तू ना गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित यह व्यंग बहुत ही सुंदर तरीके से आपके पाठ्य पुस्तक में बताई गई है, जिसमें ईर्ष्या, जिसको जलन कहते हैं, कि भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि अगर ईर्ष्या हमारे अंदर घर कर गई तो हमारा सुख चैन सब खत्म हो जाता है। इसीलिए इससे जितना दूर रहा जाए उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है। ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है? निंदा को कहा गया है, क्योंकि ईर्ष्या होगी तो निंदा करने की प्रवृत्ति जो एक दुर्गुण है वो हमारे मन में अपने आप आ जाएगी। ठीक है। और ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। जलाने से सब कुछ खत्म हो जाता है, ये आपको भी पता है, चाहे वह मानसिक प्रवृत्ति हो चाहे वह लौकिक चीज हो। तो इसका ध्यान हमें रखना है। अगला पाठ है कबीर के पद, जिसमें भक्ति काल के जो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं उसके पद का वर्णन है, उसे जरूर पढ़िएगा। उनके पद को, उनके दोहों को का भावार्थ अर्थ आपको अच्छे से समझना है। ये पूरा वीडियोस आपको मेरे चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे, या भी जिस भी सोर्स से आप इसको पढ़ना चाहते हैं अच्छे से इसको पढ़ के तैयार करना है। 12वां पाठ विक्रमशिला, जो कि एक निबंध के रूप में है। निबंध भी हिंदी साहित्य की एक विधा है। निबंध मतलब बंधा हुआ, अच्छे से बंधा हुआ, यानी जो भी विषय वस्तु को अच्छे से बांधकर, यानी सुनियोजित शब्दों में बांधकर जब उसका प्रस्तुतिकरण होता है तो वह क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। इसमें विक्रमशिला जो एक प्राचीन विश्वविद्यालय थी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं उन्नत और महत्वपूर्ण थी, उसका वर्णन है। जो आधुनिक भागलपुर, जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से जाना जाता था, वहां स्थित है। यह विक्रमशिला कहलगांव थाना क्षेत्र, पोस्ट पत्थरगट्टा, गांव अंतीचक में स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में बनाया गया था। यहाँ आर्यभट्ट और अतिश दीपांकर सरीखे विद्वान हुए। तो ये इसके प्रमुख जो बिंदु थे विक्रमशिला निबंध के, वो हमने आपको यहाँ बताया। और आगे भी देखिए, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आर्यभट्ट खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अतिश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। 10वीं-11वीं सदी में पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र यह बन चुका था। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है, कब उत्कृष्ट शिक्षा क्षेत्र बन गया था, कौन से ईस्वी में? 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका सर्वनाश हो गया। तबकाल ए नासिरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला के विध्वंस का जीवंत वर्णन है। ठीक है, यह भी आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पाठ दीदी की डायरी, जो संकलित है। इसमें दीदी की डायरी के माध्यम से जो
दीदी होती है परिवार की, जो बड़ी बहन होती है, उसकी मानसिक दशा का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इस पाठ को अच्छे से पढ़कर आप इसको समझिएगा। 14 नंबर पीपल, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित एक कविता है, जिसमें पुराने पीपल की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, जो इतिहास की घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इस कविता को पढ़कर इसके अर्थ को, इसके भाव को समझने का आपको प्रयास करना है। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे किसले भाग 3 में आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लिक करने पर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको दिक्कत हो, आप जाकर वहां पर अच्छे से देख सकते हैं, प्रश्न उत्तर का समाधान आप कर सकते हैं। अगला पाठ दीनबंधु निराला जी की आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित, जिसमें दीनबंधु यानी दीनों के बंधु, गरीबों के भाई, गरीबों के मसीहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बहुत ही सुंदर जीवंत वर्णन आपको इसमें प्राप्त होगा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 16वां पाठ खेमा, यह एक संकलित कहानी है, जिसमें कसारा मुक्ताकाशी होटल का मालिक प्रमुख चरित्र है और खेमा 8-9 वर्ष का लड़का है। इसमें बाल मजदूर और उसके मानसिक दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण इसमें प्राप्त होता है। 17वां पाठ खुशबू रचते हाथ, जो अरुण कमल जी की एक कविता है, जिसमें मजदूर तबके के जो लोग हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, लोग लघु उद्योग में लगे हुए जो लोग हैं, और कैसे गंदगी में रहकर, गरीबी में रहकर, हर तरह से कष्ट में रहकर वह खुशबू फैलाते हैं। अर्थात हमारे घरों में वह क्या कहते हैं, हमारे लिए वह सहायक होते हैं। खुशबू रचते हाथ यानी कि हमारे जीवन में गंदगी में रहकर वह हमारे जीवन में खुशबू फैलाते हैं, खुशियों की खुशबू फैलाते हैं। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। 18वां पाठ हौसले की उड़ान, यह एक संकलित पाठ है, जिसमें बिहार की कुछ बेटियों और भारत की कुछ बेटियों का चित्रण इसमें किया गया है कि अगर हमारे अंदर हौसला है तो हम असंभव से को भी संभव बना सकते हैं। यह आप सिर्फ पढ़ने के लिए है, इस पाठ को जरूर पढ़िएगा और जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायी होगी। 19वां पाठ जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह भी संकलित है आपके पाठ पुस्तक में आपकी जानकारी के लिए, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन वृत्त का परिचय आपको प्राप्त होगा। इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिए। जो भी विषय वस्तु आपके पाठ्य पुस्तक, आपके वर्ग, आपके सिलेबस में चलती है, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो जो आप बड़े होते हैं, आपकी जानकारी का जो स्रोत है वह बढ़ता चला जाता है और वह आपको परिपक्व बनाता है। ठीक है, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है। 20वां पाठ झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक ओजस्वी कविता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। नहीं, और आपने ये पढ़ी भी होगी। नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। नहीं, बहुत ही सुंदर कविता। झांसी की रानी की, लक्ष्मीबाई की एक बहुत ही मन में ओज भरने वाली, तेज भरने वाली उस वीरांगना का चित्रण इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। 21वां पाठ चिकित्सा का चक्कर, जो कि एक व्यंग लेख है, बेढब बनारसी जी का। नाम भी उनका लग रहा है कि यह एक व्यंग ही है। नहीं, इसमें चिकित्सा का, एक छोटी सी बीमारी का इलाज कराने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसमें जो चरित्र है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि बीमारी कुछ भी नहीं, लेकिन उसे लंबा चौड़ा बनाकर अपनी अपनी सब नसीहत देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी अपना काम निकालते हैं। उसी का चक्कर इसमें दिखाया गया है। अगर हमारे अंदर सूझबूझ की कमी रहेगी तो सामने वाला छोटी सी चीज को, तिल को ताड़ बनाकर हमें परेशान कर सकता है। इसीलिए आँख, कान, नाक हमेशा खुली रखनी चाहिए और हमें ये समझदारी होनी चाहिए कि वह क्या चीज़ है और कैसे हमें लोग चक्कर में फंसा रहे हैं,
उसका इलाज साधारण रूप से होगा कि बड़े पैमाने पे होगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर व्यंग के माध्यम से इन्होंने इसका चित्रण किया है। अगला पाठ सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की, जिसमें सुदामा जी के चरित्र का जो कृष्ण के परम मित्र थे और उनकी दोस्ती पूरा विश्व में प्रसिद्ध है कि कैसे एक बहुत बड़े राजा और एक रंक एक गरीब की दोस्ती का निर्वाह होता है। और ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। ये आज भी प्रेरणा स्रोत है हम लोग के लिए। उन्हीं सुदामा चरित्र का वर्णन इस पाठ में आपको प्राप्त होगा दोहा के माध्यम से। अंतिम पाठ राव भट्ट के हिरण के बच्चे की डॉक्टर वियतनाम द्वारा लिखित यह कहानी है, पाठ है, और इसके अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। ये 13 पाठ की जानकारी शॉर्टकट में हमने दी। आपको 23 पाठ को अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपको एक परफेक्ट परफॉर्मेंस हो, अच्छे नंबर से आप अपनी परीक्षा को पास करें, उत्तम अंक लाएं, ताकि जो आपका रिजल्ट बने वह बेहतरीन बने। ठीक है, आशा करती हूँ मैं आपके लिए सहायक हुई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक महत्वपूर्ण पाठ के साथ वीडियो के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।